आज हम एक ऐसी कहानी में चलेंगे जो जंगलों से शुरू हुई और एक बड़े विद्रोह तक जा पहुंची। ये है बस्तर विद्रोह की कहानी। और हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अंग्रेजों के लाए कुछ वन कानूनों ने एक पूरे समुदाय को बगावत पर मजबूर कर दिया। एक मिर्च से कोई विद्रोह कैसे शुरू कर सकता है, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यही सवाल हमें 1910 के बस्तर के घने जंगलों में ले जाता है, जहां एक विद्रोह की आग चुपचाप सुलग रही थी। ये था 1910 का बस्तर विद्रोह। पर आप जानते हैं, स्थानीय लोगों के लिए इसका एक और नाम था, भूमकाल। भूमकाल यानी एक ऐसा भूकंप जो औपनिवेशिक राज की नींव हिलाने वाला था। तो सवाल यह है कि आखिर ये विद्रोह शुरू कैसे हुआ? इसका तरीका आप कह सकते हैं बहुत ही अनोखा था। बात है 1910 की। बस्तर के गांव में ना कुछ अजीब से संदेश फैलने लगे थे। ये आने वाले भूमकाल के गुप्त संकेत थे, जिनके बारे में ब्रिटिश प्रशासन को जरा भी भनक नहीं थी। ये संदेश क्या थे? आम की टहनियां, मिट्टी के ढेले, लाल मिर्च और धनुष बाण। अब देखिए, ये सिर्फ चीजें नहीं थीं। हर एक चीज का, हर एक संकेत का एक गहरा मतलब था, जो अलग अलग समुदायों को एकजुट होने और विद्रोह की तैयारी करने का इशारा कर रहा था। तो यहां सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी? ऐसा क्या हुआ कि इन समुदायों को ब्रिटिश राज के खिलाफ इतने बड़े और इतने गुप्त विद्रोह की योजना बनानी पड़ी? देखिए, इसका जवाब छिपा है जंगलों में, या यूं कहें कि जंगलों को देखने के नजरिए में आए एक बहुत बड़े बदलाव में। यहां ना दो दुनियाओं का टकराव था। एक तरफ थे आदिवासी लोग, जिनके लिए जंगल उनका घर था, उनकी संस्कृति, उनके जीने का आधार, मतलब सब कुछ। और दूसरी तरफ थे अंग्रेज, जिनके लिए जंगल सिर्फ एक फैक्ट्री था, एक ऐसी जगह जहां से रेलवे स्लीपर और जहाजों के लिए लकड़ी काटी जा सके। तो एक के लिए था जीवन और दूसरे के लिए सिर्फ मुनाफा। और इस नए नजरिए को जमीन पर उतारने का काम दिया गया सर डाइट्रिच ब्रांडिस को। वो एक जर्मन विशेषज्ञ थे, जिन्हें भारत का पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाया गया। ब्रांडिस अपने साथ एक नया आइडिया लेकर आए, वैज्ञानिक वानिकी या साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। अब इसका मतलब क्या था? सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब था कि जो कुदरती जंगल हैं, जहां तरह तरह के पेड़ पौधे हैं, उनको साफ कर दो और उनकी जगह सिर्फ एक ही तरह के कीमती पेड़ लगाओ, जैसे सागौन और साल। मतलब जंगल की जो डाइवर्सिटी थी, जो विविधता थी, उसे बेकार मान लिया गया। नतीजा, जंगल तो शायद बच गया, पर वो जंगल नहीं रहा जो वहां के लोगों का पेट भरता था। और इस विचार को लागू करने के लिए ना एक के बाद एक कानून लाए गए, बहुत तेजी से। 1864 में वन विभाग बना, फिर 1865 और 1878 में ऐसे फॉरेस्ट एक्ट्स आए, जिन्होंने धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर समुदायों से उनके जंगल पर पारंपरिक अधिकार छीन लिए। 1878 के इस कानून ने जंगलों को आरक्षित और संरक्षित जैसी श्रेणियों में बांट दिया, रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स। अब कागज पर तो ये शब्द बड़े अच्छे लगते हैं, पर इनका असली मतलब ये था कि जो सबसे अच्छे जंगल थे, जहां से लोगों की रोजी रोटी चलती थी, उन्हें रिजर्व्ड घोषित करके पूरी तरह से बंद कर दिया गया। मतलब लोगों के लिए उनके अपने ही घर के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। तो चलिए अब देखते हैं कि इन कागजी कानूनों का बस्तर के लोगों की जिंदगी पर असल में क्या असर पड़ा। और असर आप कह सकते हैं विनाशकारी था। लोगों की शिकायतों की लिस्ट बहुत लंबी और दर्दनाक थी। सोचिए, उनकी पारंपरिक खेती, जिसे झूम खेती कहते हैं, उस पर रोक लगा दी गई। शिकार करना, जंगल से कंद मूल फल इकट्ठा करना, जो सदियों से उनकी जिंदगी का हिस्सा था, वो अब एक जुर्म बन गया। कई गांवों को उनकी जमीन से हटा दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वहां रिजर्व्ड फॉरेस्ट बनाना था। और इन सब के ऊपर से भारी लगान और बेगार का बोझ डाल दिया गया। बेगार यानी बिना किसी पगार के जबरदस्ती काम करवाना। उनकी पूरी दुनिया ही उलट पलट हो गई थी। वो जो कल तक जंगल के मालिक थे, अब वो शोषित मजदूर बनकर रह गए थे, जो भ्रष्ट वन अधिकारियों की दया पर जीते थे। अपनी ही जमीन पर, अपने ही घर में वो घुसपैठिए कराने लगे थे। और बस इसी माहौल में, इसी जुल्म के खिलाफ विद्रोह की आग भड़की। वो भूमकाल जो देखते देखते पूरे राज्य में फैल गया। हर बड़े आंदोलन को एक चेहरे की जरूरत होती है। इस विद्रोह का चेहरा बने गुंडा धुरु, नेतानार गांव के एक धुरवा नेता, जिन्होंने इस पूरे प्रतिरोध की कमान संभाली। फरवरी 1910 में आखिरकार वो भूमकाल आ ही गया। सबसे पहले गुप्त संदेशों ने गांवों को एक साथ जोड़ा, और फिर विद्रोह की आग ऐसी फैली कि बाजारों को लूट लिया गया, सरकारी दफ्तरों और व्यापारियों के घरों को जला दिया गया।
एक वक्त तो ऐसा आया कि विद्रोहियों ने बस्तर के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन अंग्रेजों ने बहुत ही क्रूरता से इस विद्रोह को कुचल दिया। सेना भेजी गई और विद्रोहियों पर गोलियां बरसाई गईं। सिर्फ 3 महीनों में सब कुछ शांत करा दिया गया। पर इसके नेता गुंडाधुर कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। वो हमेशा के लिए एक लोकनायक, एक किंवदंती बन गए। तो चलिए अब थोड़ा पीछे हटते हैं और देखते हैं कि बस्तर की इस कहानी का व्यापक महत्व क्या है और ये आज भी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि बस्तर में जो हुआ वो कोई अकेली घटना नहीं थी। ये दुनिया भर में चल रहे एक बड़े संघर्ष का हिस्सा था। ऐसी ही एक कहानी हजारों मील दूर इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर भी दोहराई जा रही थी, डच शासन के तहत। जावा में भी कलांग समुदाय और सुरंतिको सामिन जैसे नेताओं ने डच सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। सामिन का तर्क तो बहुत ही सीधा और गहरा था। वो कहते थे कि जिस हवा, पानी, जमीन और लकड़ी को सरकार ने बनाया ही नहीं, वो उसकी मालिक कैसे हो सकती है। और अगर हम वापस बस्तर की बात करें तो भले ही विद्रोह को बेरहमी से दबा दिया गया था, पर यह पूरी तरह नाकाम नहीं हुआ। इसने एक बड़ी जीत हासिल की। सरकार पर इतना दबाव बना कि उन्हें आरक्षित वनों का इलाका लगभग आधा करना पड़ा। बस्तर विद्रोह की विरासत आज भी जिंदा है। ये जो कोट आप देख रहे हैं, ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे औपनिवेशिक काल की उन नीतियों और आज उसी क्षेत्र में जारी नक्सली विद्रोह के बीच एक सीधा कनेक्शन है। इतिहास की गूंज, आप कह सकते हैं, आज भी वहां सुनाई देती है। तो बस्तर की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब भी हम जंगलों के संरक्षण या कंजर्वेशन की बात करते हैं तो हमें रुक कर ये पूछना चाहिए, ये किसका जंगल है और इसे किसके लिए संरक्षित किया जा रहा है। ये सवाल 1910 में जितना जरूरी था, यकीन मानिए आज भी उतना ही जरूरी है।